हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 19 के बारे में, जिसमें हम लोग अपने नॉर्मली 20 के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो बिलोंग करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, प्लस जो पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अभी मैं फॉन्ट को थोड़ा छोटा बड़ा करता रहूँगा ताकि आपको 144 पिक्सल्स पे भी अच्छे से नजर आए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारी क्लास ए बनी है एंड देन हमारी क्लास बी बनी है। अब ये दोनों क्लास बनी है तो इनके अंदर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस लाइन पे आते हैं कि ओबीजे इज इक्वल टू बी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है ओबीजे नाम का। जैसे ही हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा बी क्लास का। उसके बाद हमारे बी क्लास के अंदर देखिए कहीं इनिट है क्या, इनिट चला देगा। तो बी के अंदर कहीं इनिट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, ए के पास चेक करेगा क्योंकि बी ने जो है ए को इनहेरिट करा है। यहाँ पे बी क्या है, चाइल्ड है, और ए क्या है, पेरेंट क्लास है। यहाँ पे कहीं इनिट है, यहाँ पे भी इनिट नहीं है, तो फिर ये लाइन मतलब नॉर्मली चल गई, खत्म हो गई। फिर इस लाइन पे आते हैं, हमसे कह रहा है ओबीजे डॉट डिस्प्ले। तो DISP नाम का एक मेथड ढूंढेगा हमारा ओबीजे में। ओबीजे क्या है, ओबीजे क्लास बी है, तो ये क्लास बी के अंदर ढूंढेगा DISP नाम का मेथड। तो यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है क्या DISP नाम का, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, अगर बी के पास नहीं तो कहेगा अपने पेरेंट के पास जाके चेक करो। तो उसके पेरेंट कौन है, ए है, तो ए के पास देखा हमने, क्या ए के पास DISP नाम का कोई मेथड है क्या, यहाँ तो दिख रहा है भाई। तो ये क्या कर रहा है कि प्रिंट कर रहा है ए DISP। तो हमारा ये चीज जो है यहाँ पे हमारी स्क्रीन में आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इसको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेता हूँ। ये हमसे कह रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास क्लास टेस्ट है, दूसरी हमारे पास एक क्लास है डिराइव टेस्ट। इसके बाद हमारे पास एक मेन फंक्शन है एंड देन हम मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। जैसे हम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, डिराइव टेस्ट नाम का हमारी जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बी नाम का। हमारा बी नाम का ऑब्जेक्ट बना, तो डिराइव टेस्ट नाम की क्लास में वो देखिए कहीं इनिट है क्या, इनिट होगा तो उसको चला देगा। तो यहाँ पे उसको दिख गया कि भाई हाँ इनिट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो होगा क्या, टेस्ट डॉट इनिट। तो यहाँ पे जहाँ ये टेस्ट लिखा है, टेस्ट का एक और क्लास का नाम है, देखो यहाँ पे इस क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है। तो इसके इनिट को चला दो। मतलब इसके जब हम डिराइव टेस्ट के इनिट में आए तो उसने कहा अभी रुको, बाकी काम ना करो, पहले हमारे टेस्ट क्लास के इनिट को चला दो। तो टेस्ट के इनिट पे गए और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू सेट हो गई 0। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के यहाँ पे ये वैल्यू याद रखना है, x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर हमसे ये क्या कह रहा है कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। फिर यहाँ पे आए, हमसे कह रहा है सेल्फ डॉट वाई की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि भाई सेल्फ डॉट वाई की वैल्यू क्या है, हमारी 1 निकल आई। ठीक है, अब हमारा इनिट यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, तो उसके बाद ये लाइन भी खत्म हो गई। अब यहाँ पे हमसे प्रिंट करने को कह रहा है बी डॉट एक्स और बी डॉट वाई। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला तो यहाँ पे देखना बी डॉट एक्स क्या हमारे इस क्लास के अंदर है, क्योंकि बी हमारा क्या है, डिराइव्ड टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट है। तो डिराइव टेस्ट के अंदर चेक कर लो क्या एक्स नाम का कोई वेरिएबल है क्या, सेल्फ डॉट एक्स करके। तो यहाँ पे मुझे सेल्फ डॉट एक्स करके कोई वेरिएबल नहीं नजर आ रहा है। अब यहाँ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी एक और ऑप्शन है इसके पेरेंट के पास चेक करने का, क्योंकि अपने पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। तो टेस्ट के पास क्या ऐसा कुछ है क्या एक्स नाम का, देखा इसने सेल्फ डॉट एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से वैल्यू उठ के आ गई और प्रिंट हो गया हमारा पहले 0। फिर आते हैं हम लोग बी डॉट वाई पे, हमारा दूसरा केस है। तो बी किसका है, डिराइव टेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है ना, डिराइव टेस्ट क्लास का। तो डिराइव टेस्ट क्लास में ढूंढो कि सेल्फ डॉट वाई लिखा है क्या कहीं पे। यहाँ पे थोड़ा सेल्फ डॉट वाई कहीं लिखा है, ये लिखा है हमारा। तो इसकी वैल्यू है 1, तो हमारा 0 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 एंड 1। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास इज अ। अब हमारी ये क्लास क्या है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई भगवान ने इंसान को बनाया, तो भगवान ने बहुत सारे इंसानों को बनाया, तो भगवान के पास कोई एक डिजाइन होगी ना, उसी को देख देख के इंसान बना रहे होंगे, फिर इंसान को रह जाओ रहो जाके, ऐसा यही सही कुछ हो रहा होगा। तो जो नए नए इंसान बन रहे थे वो क्या थे, वो ऑब्जेक्ट्स थे, और भगवान के पास जो डिजाइन था वो डिजाइन क्या था, वो क्लास था। समझो, तो यहाँ पे हमसे कहते हैं क्लास एक क्या है, तो क्लास एक हमारी डिजाइन है। अब डिजाइन को हम लोग क्या क्या कहते हैं, डिजाइन को हम लोग टेम्पलेट भी कहते हैं, डिजाइन को हम लोग ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे दोनों आंसर सही है, क्योंकि मैंने ये आपको बताया हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। तो अगर आपने ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, वहाँ पे आपको पहले लेक्चर में ये चीजें मिल जाएंगी कि क्लास को हम लोग टेम्पलेट भी कहते हैं प्लस ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें से कौन सा हमारा इनहेरिटेंस का टाइप नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन कौन है, पहले ये पता कर लो। मल्टी लेवल ये तो होता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है, डबल लेवल इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो अगर आपने इनहेरिटेंस के बारे में ना पढ़ा हो तो आप मेरा इनहेरिटेंस वाला वीडियो देख सकते हो बटन पे क्लिक करके। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमसे कह रहा है कि इसमें से व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है। तो पहले देखो यहाँ पे हमारी क्लास ए है, ठीक है, इसके बाद हमारी क्लास बी है,
तो मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये हमारी अलग एक क्लास हो गई, ये हमारी अलग क्लास हो गई, किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक क्लास सी है, ए कॉमा बी, ए और बी क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो आप कह सकते हो कि ए अगर कह सकते हो कि अगर पिताजी हैं और बी जो है माता जी हैं, तो सी उनका बच्चा हुआ ना। कैसे? क्योंकि सी जो है वो ए और बी, सी क्या है, चाइल्ड है किसका, ए और बी का। तो ए मान लो कि पापा है, बी मान लो कि मम्मी है, तो दोनों का लड़का कौन हुआ, बच्चा कौन हुआ, सी हुआ। तो इसको इस तरह से देखो कि यहाँ पे ए और बी की प्रॉपर्टीज हमारा सी रख लेगा। तो हमसे कह रहा है इसको किस तरह का इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जब हम लोग की एक कह सकते हो चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लास को यहाँ पे कह सकते हो कि बिलोंग करती हैं, ए कॉमा बी, तो उसे हम लोग यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो मैंने इसके बारे में भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज में बताया हुआ है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है ए, एक क्लास है बी। अब जो हमारी क्लास बी है वो चाइल्ड क्लास है, क्योंकि ये क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, obj1 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, obj1 में जाके उसकी वैल्यू सेव कर दो। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी वो ए क्लास में इनिट को ढूंढेगा। ए क्लास के अंदर कहीं इनिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। फिर इस लाइन पे आते हैं, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको obj2 में रख दो, तो ये क्लास बी में इनिट ढूंढेगा। नहीं मिला, कोई बात नहीं। इस लाइन पे आओ, हमसे क्या कह रहा है, obj1.2। obj1 किसे रिफर कर रहा है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये है हमारी ए क्लास का। तो हमसे कह रहा है क्या ए क्लास के अंदर 2 नाम का कोई मेथड है क्या, ए क्लास के अंदर 2 नाम का मेथड है। देखो हमें ये दिख गया। जैसे ये दिखा तो कह रहा है ये कौन सी वैल्यू देगा, तो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ए रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या पहला इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। मैं इसी में एडिट कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। obj2.2, obj2 कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है बी क्लास को। तो ये कर रहा है बी क्लास में कहीं 2 नाम का मेथड है क्या, तो बी क्लास में कहीं 2 नाम का मेथड है क्या। देखो यहाँ पे मुझे दिख गया। अब ये क्या मुझे वापस भेज रहा है, ये भेज रहा है कैपिटल बी। तो यहाँ से मुझे मिल गया कैपिटल बी। तो आप ये बताओ मेरे पास आंसर क्या आ गया, प्रिंट करना है ए और बी, तो मेरा आंसर आ जाएगा ए बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमारे पास एक क्लास ए है एंड दूसरी क्लास मेरे पास बी है। इसको थोड़ा यहाँ पे स्क्रीन में लेते हैं, इसको मुझे यहाँ पे थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लास ए है, देन हमारे पास क्लास बी है। हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको सी में वैल्यू रख दी है। इसके चलते ही सबसे पहले देखेगा क्या बी के अंदर कहीं इनिट है क्या, तो बी के अंदर उसे इनिट दिखा, ये पता, तो इनिट को चला देगा। अब जब ये इस इनिट को चलाएगा, देखो मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, यहाँ पे अगर इसको चलाएगा तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, ये क्या कह रहा है, सुपर डॉट इनिट। तो सुपर डॉट इनिट का यूज होता है कि जब आप किसी चाइल्ड क्लास में हो, आपको उसकी पेरेंट क्लास का कोई मेथड चलाना हो, तो यहाँ पे हमसे सुपर कीवर्ड का तब हम लोग यूज करते हैं। तो हमसे कह रहे हैं सुपर का मतलब अपने पेरेंट का इनिट चला दो। तो क्लास बी ने कहा मेरा पेरेंट कौन है, उसने कहा ए है, तो ए का इनिट चला। ए के इनिट में आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 5 हो गई। अब यहाँ पे क्लास बी में जब हमने अपने क्लास ए का इनिट चलाया, तो जो क्लास बी है ये कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, सिर्फ जे वाली वैल्यू को यूज कर सकता है अपने अंदर, आई वैल्यू को नहीं यूज करता, क्योंकि आई वैल्यू जो है क्या है, प्राइवेट है। देखो 2 अंडरस्कोर लगे हैं, और क्लास ए की कोई भी प्राइवेट चीज क्लास बी नहीं देख सकता है। समझ रहे हो, ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। फिर सेल्फ डॉट आई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्लास बी का खुद का एक आई नाम का वेरिएबल है जिसमें 2 अंडरस्कोर लगे हुए, मतलब ये बी का कोई प्राइवेट वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू हो गई 2। अब सेल्फ डॉट जे की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई हमारे इनिट के अंदर। अब हम लोग इधर आते हैं सी डॉट, सॉरी यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, सी डॉट डिस्प्ले। तो ये कहेगा भाई कि सी जो है किस क्लास को बिलोंग करता है, कहता है बी क्लास को बिलोंग करता है। तो कहता है बी क्लास के अंदर कहीं डिस्प्ले नाम का मेथड है क्या, बी क्लास में डिस्प्ले नाम का मेथड तो भाई नहीं नजर आ रहा है, कहीं नहीं नजर आ रहा है इसमें। तो अगर इसके पास नहीं तो इसके पेरेंट के पास चेक करो, इसके पेरेंट के पास पेरेंट था इसका ए, क्या यहाँ पे डिस्प्ले नाम का मेथड है, यहाँ पे मुझे ये दिख गया। अब ये दिख गया तो इसे एग्जीक्यूट करो, क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट आई। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि भाई आई की वैल्यू कौन सी जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने बी के जरिए हम यहाँ तक पहुंचे, तो क्या हम लोग बी के प्राइवेट वेरिएबल आई की वैल्यू यूज करेंगे या हम लोग ए के प्राइवेट वेरिएबल आई की वैल्यू यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऐसा सीन फंसता है कि हम लोग किसी क्लास के अंदर हैं और हमें उसकी प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हमेशा उसी क्लास की प्राइवेट वैल्यू एक्सेस होगी जिस क्लास में हो। समझ रहा हो, उससे मतलब नहीं किसके किसके जरिए आए हो, किसके कॉल करने पे आए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस क्लास के जरिए तुम वहां तक पहुंचे हो उस क्लास का यूज करोगे। जैसे अपने केस में हम लोग बी के जरिए यहाँ तक पहुंचे थे, बी क्लास के जरिए, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट आई की वैल्यू कौन सी जाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट है तो ए की ही वैल्यू यूज करेगा। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर आई की जगह आ जाएगा 1, सॉरी
1। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट जे, अब सेल्फ डॉट जे के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला कि या तो आप क्लास ए का यूज़ कर लो या तो आप क्लास बी का यूज़ कर लो, मगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे किसके द्वारा थे, कहाँ पे कॉल हुआ था, किसके चक्कर में, किस ऑब्जेक्ट ने बुलाया था डिस्प्ले को, उसने क्लास बी के ऑब्जेक्ट ने बुलाया था, तो मतलब क्लास बी की कोई वैल्यू उठा लो जहाँ पे जे हो। देखो इसने देखा यहाँ पे जे है 7, तो इसने क्या करा यहाँ पे 7 कर दिया, तो आंसर मेरा 1 और 7 आएगा, ना कि 1 5 या फिर 2 और 7। समझ गए? तो 1 7 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा नहीं होता है। तो पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हमारा ऑब्जेक्ट होता है, लिस्ट हमारा ऑब्जेक्ट होता है, डिक्शनरी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सेट होता है ऑब्जेक्ट। जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो पाइथन में सब ऑब्जेक्ट होती हैं। हमसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं इसका आंसर बताएं आप। यहाँ पे क्लास ए है, देन मेरे पास क्लास बी है, और जो क्लास बी है वो ए को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, फिर हमारे पास एक मेन फंक्शन है और मैंने मेन फंक्शन को यहाँ पे चला दिया। मेन फंक्शन को मैंने चलाया तो यहाँ पे ये दो लाइन एग्जीक्यूट होंगी, तो पहले इस लाइन पे आते हैं, ओबीजे इज इक्वल टू बी, मतलब एक बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ओबीजे में से आके सेव कर दो, तो बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई वो बी क्लास के अंदर इनिट को ढूंढेगा, उसको यहाँ पे कहीं इनिट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो अब वो कहेगा अपने पेरेंट के पास चेक करो इनिट है, इधर चेक करा क्या पेरेंट के पास इनिट है, बिल्कुल है, और यहाँ पे अंडर स्कोर एक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये प्राइवेट वैल्यू है जो कि ए के पास ही रहेगी, इसको बी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इनिट से मेरा एक काम हो गया कि भाई हमें सेल्फ डॉट अंडर स्कोर एक्स जो कि वैल्यू ए एक्सेस कर सकता है वो वैल्यू सेट हो गई 1। फिर यहाँ पे आते हैं obj डॉट डिस्प्ले, जैसे हम इसको आएंगे तो ये क्या करेगा, obj कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, बी क्लास को, तो बी क्लास के अंदर कहीं डिस्प्ले नाम का मेथड है, बी क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड भाई मिल गया, ये देखो ये मिल गया। ये क्या कर रहा है, इसका जो भी कर रहा है उसे प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट कर रहा है सेल्फ डॉट अंडर स्कोर एक्स। अब ये वैल्यू हमें चाहिए, अब ये वैल्यू चाहिए तो ये इस क्लास में कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई प्राइवेट चीज़ है, तो इसकी खुद की प्राइवेट चीज़ होगी तो इसके पास होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे इसने देखा क्या मेरे पास एक्स अंडर स्कोर एक्स कहीं ऊपर पड़ा हुआ है क्लास बी में, कहीं भी नहीं पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगी एरर। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई इसका तो पेरेंट ए है, तो ए को ए वाली वैल्यू उठा लेनी चाहिए थी, ए के पास तो रखा हुआ है उसका प्राइवेट। तो मैंने आपको पहले बताया इनहेरिटेंस में अगर कोई चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास का कुछ भी कह सकते हो मेथड या वेरिएबल इनहेरिट करती है, तो हर चीज़ वो उसकी यूज़ कर सकती है, बट प्राइवेट वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकती। तो इस केस में बी जो है वो ए का प्राइवेट वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि क्लास बी में हमने एक्स नाम का कुछ बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी एरर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। एक हमारे पास क्लास ए है, देन क्लास बी है जो कि ए को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है, फिर एक क्लास सी है, सी भी ए को इनहेरिट कर रही है, फिर एक क्लास डी है जो बी और सी दो क्लास है, इसकी दोनों क्लासों को इनहेरिट कर रही है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, obj इज इक्वल टू डी, तो मैंने क्या करा है यहाँ पे डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj नाम का। तो डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो पहले डी क्लास का इनिट है क्या कहीं पे, यहाँ पे नहीं है। अब देखो तो इस पूरे कोड में कहीं इनिट है नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता है, वो इनिट उसको कहीं मिलेगा नहीं तो चलेगा नहीं। यहाँ पे obj डॉट टेस्ट, तो ये चेक करेगा क्या डी क्लास के अंदर कहीं टेस्ट नाम का मेथड है, तो डी क्लास के अंदर कहीं टेस्ट नाम का मेथड है क्या, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो टेस्ट2 नाम का है। तो अब उससे थोड़ा मतलब है उसको टेस्ट नाम का मेथड चाहिए, तो कहाँ मिलेगा, तो डी के पहले पेरेंट के पास गया, डी का पहला पेरेंट था बी, तो वो बी पे जाके सर्च करेगा क्या यहाँ पे कहीं टेस्ट नाम का मेथड मिला हो गया, वो कह रहा है मिल रहा है भाई, ये रहा, अब इसको चला दो, तो ये दो लाइन एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे पहले इधर है टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड, फिर हमारा सुपर डॉट टेस्ट। तो यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे देखते हैं सुपर डॉट टेस्ट तो सोचेंगे कि बी क्लास का जो पेरेंट है उसी को बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पे वो लोग डायरेक्टली ए के टेस्ट पे चले जाएंगे और आंसर बोल देंगे कि टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड और टेस्ट ऑफ ए कॉर्ड आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे रुको, टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड ये हुआ, अब जैसे ये कह रहा है सुपर डॉट टेस्ट मतलब इसके भी पेरेंट के पास जाओ, तो पहले ये ए क्लास के पास नहीं जाएगा, पहले जाएगा सी क्लास के पास, क्योंकि हम लोग डी के जरिए आए थे ना, तो डी का पहले कर्तव्य क्या है कि पहले अपने बी से पूछे, फिर बी के बाद वो अपने दूसरे पेरेंट से पूछे, अगर मान लो कि फिर भी अगर हम सुपर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो सी से पूछेगा, इसी को कहते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। तो यहाँ पे जो बी है, बी से हमें यहाँ पे आंसर मिला टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड। अब ये भी यहाँ पे आधा रुका हुआ है, क्योंकि आप सुपर डॉट टेस्ट बोला तो इसका मतलब ये ए के पास ना जाके यहाँ पे सी पे जाने वाला है, क्योंकि डी का पेरेंट कौन है, सी है। अब सी पे गए, सी पे टेस्ट नाम का कुछ पढ़ा है तो क्या है टेस्ट ऑफ सी कॉर्ड, तो हमारा आंसर क्या है टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड, टेस्ट ऑफ सी कॉर्ड। अब ये कह रहा है इसका भी पेरेंट जाओ, तो इसका पेरेंट भी ए है, तो पहले चेक करेगा क्या डी के सारे पेरेंट हो गए क्या, तो हाँ अभी भाई डी के सारे पेरेंट का काम हो गया है, अब तुम इन लोग के पेरेंट पे जा सकते हो। तो उसने कहा कि भाई ए पे चले जाओ, तो ए पे भी टेस्ट है,
तो वो क्या कर रहा है, टेस्ट ऑफ ए कॉर्ड। तो हमारा आंसर क्या है, टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड, टेस्ट ऑफ सी कॉर्ड, फिर टेस्ट ऑफ ए कॉर्ड। पहले यहाँ पे जब भी हम सुपर यूज करते हैं तो हमेशा जो हमारी ओरिजिनल जो क्लास है जिसके जरिए हम लोग आए हैं, पहले उसके पेरेंट खत्म करने होते हैं। पहले यहाँ पे बी आ गया, फिर सी आ गया, इसके बाद ही हमारा ए क्लास में हो जाएगा चेक करने। मेरा आंसर क्या था, टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड, सी कॉर्ड और ए कॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हमसे कह रहे हैं असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन फंक्शन टू अ पर्टिकुलर ऑपरेटर इज कॉल्ड। देखो होता क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेटर पे एक से ज़्यादा फंक्शन लगा देते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2+2 कितना, तो 2+2 जो है आप बोल दो कि तुरंत 4, बट मैं कह दूँ वही अगर मैं आपसे कह दूँ कि भाई 2+2 मैंने स्ट्रिंग में ले रखा था तो उसका आंसर 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि असाइनमेंट एक से ज़्यादा फंक्शन का किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर में। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने जो सिनेरियो रखा उससे क्या पता चलता है कि भाई प्लस जो है ये इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकता है, इसके अलावा स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कॉन्केटिनेट भी कर सकता है। तो यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस ऑपरेटर पे मल्टीपल यहाँ पे फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है। तो वही मुझसे कह रहा है कि जब भी हम एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर पे तो उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मैंने इस पर एक वीडियो सेपरेटली बना के रखा है, आई बटन पे आप जाके क्लिक भी कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि डिलीट इसको पढ़ते हैं हम लोग डिलीट एट्रीब्यूट। तो हमसे कह रहे हैं डिलीट एट्रीब्यूट ओबीजे कॉमा नेम को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। देखो नाम से पता चला है डिलीट एट्रीब्यूट, तो किसी भी एट्रीब्यूट को डिलीट करने के लिए सिंपल, तो ये हमसे कह रहे हैं टू प्रिंट डिलीटेड एट्रीब्यूट, तो हम तो डिलीट एट्रीब्यूट हमारा यही यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि हम लोग किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करने के लिए del attr का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, हमसे कह रहा है जो डेल मेथड होता है इसको यूज़ करा जाता है ताकि हम डिस्ट्रॉय कर सकें इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो जिसको नहीं पता इंस्टेंस क्या होता है मैं बताऊँ, इंस्टेंस मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। तो हमसे कह रहा है डेल मेथड जो होता है वो यूज़ करा जाता है ताकि हम आसानी से अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकें। तो बिल्कुल हम लोग उसको डिलीट यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, हमसे कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। हमारे पास एक क्लास है स्टड नाम की, और ये हमसे क्या कह रहे हैं, प्रिंट करो हमारी क्लास नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। देखो जब भी हम लोग कुछ ऐसा प्रिंट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे उस क्लास के अंदर कहीं डॉक स्ट्रिंग लिखी है क्या। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है कि जब भी आगे जाके हम लोग अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हर एक फंक्शन हर एक क्लास के नीचे हम लोग वहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये क्लास से हमें क्या मिलेगा, इस क्लास का पर्पस क्या है, ताकि मान लो कि अगर आपको लात मार के भगा दिया गया अगर कभी जॉब से, तो कोई और बंदा आपकी जगह आएगा तो उसको वही कोड दिखाया जाए तो कम से कम उसको समझ में तो आए कि भाई फंक्शन जो है वो क्या है। समझ रहे हो, फंक्शन कहता क्या है, उसको एक एक वेरिएबल ना देखना पड़े, उसको सीधा डॉक स्ट्रिंग पढ़ के पता चल जाए अच्छा हाँ ये फंक्शन ये काम करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मतलब std डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक, तो ये हमारा काम आता है। इस तरह से हम लोग जो डॉक स्ट्रिंग को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस क्लास के अंदर कहीं डॉक स्ट्रिंग लिखा है कि डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, क्लास नेम के जस्ट नीचे या फिर फंक्शन नेम के जस्ट नीचे लिखी हुई एक स्ट्रिंग वाली वैल्यू। तो यहाँ पे बेस क्लास फॉर ऑल स्टूडेंट, यही हमारी क्या डॉक स्ट्रिंग है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा बेस क्लास फॉर ऑल स्टूडेंट्स। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, हमसे कह रहा है कि व्हाट डज प्रिंट टेस्ट डॉट नेम डिस्प्ले करेगा। तो हमसे कह रहा है मान लो कि टेस्ट हमारी एक क्लास का कह सकते हो कि एक क्लास है एक टेस्ट नाम की, तो हमसे कह रहा है अगर मैं बोल दूं कि टेस्ट डॉट नेम, और नेम यहाँ पे अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नेम की वैल्यू जब भी आप यहाँ पे पाइथन में डालोगे आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, मेन मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे कोड करके दिखाता हूँ, मैंने बोला अगर नेम तो इसका आंसर मुझे हमेशा मेन मिलता है। तो इस पर मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने ना देखा आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा नेम में इनका यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, हमसे कह रहा है कि भाई इसका आउटपुट क्या होगा। तो फॉल्स इज इक्वल टू कह सकते हो यहाँ पे डिक्शनरी, एक एम्प्टी डिक्शनरी। तो आप यहाँ पे देखो जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है मैंने आपको बताया है, ये क्या करता है कि वैल्यूज को चेक करता है। तो यहाँ पे फॉल्स क्या है, एक बुलियन वैल्यू है, और ये क्या है, एक डिक्शनरी है एम्प्टी। तो क्या ये दोनों कभी इक्वल होंगी क्या, कभी नहीं होंगी। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एंड x इक्वल टू 15। अब यहाँ पे x की वैल्यू 12 है, अब उसके बाद x की वैल्यू 15 हो गई, तो अब x की अपडेटेड वैल्यू क्या है हमारे पास 15 है। f1 में हम लोग 4 पास कर रहे हैं, तो 4 यहाँ पे गया, a की जगह 4 आ गया, एंड b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, x है। अब b इज इक्वल टू अगर मेरा x है तो ये मेरा जो 15 वैल्यू है ये उठ के यहाँ चली गई, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 15। तो a की वैल्यू हो गई 4, b की हो गई यहाँ पे 15, प्रिंट करा है a, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4,15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताएं भैया आप। हमारे पास एक फंक्शन है f1 नाम का, हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं f1 को, पहले हम कॉल करेंगे, इसमें 2 पास कर रहे हैं और फिर 3 और 4 एक लिस्ट में पास कर रहे हैं। तो 2 उठ के मेरा चला गया a में और 3 और 4 मेरा उठ के चला गया b में।
ठीक है। हमसे कह रहा है बी डॉट अपेंड ए। अब बी में अपेंड कर दो ए को, तो बी में पहले क्या पड़ा हुआ है, 3 और 4 पड़ा हुआ है। अब उसमें हम अपेंड कर दें 2 और जोड़ दें तो हमारा बी में क्या क्या आ जाएगा, 3 4 और 2 आ जाएगा एक लिस्ट के अंदर। हमसे कह रहा है उसी को रिटर्न कर दो। अब जो वैल्यू हम वहाँ से रिटर्न करेंगे उसी को हम यहाँ पे प्रिंट कर ले रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक लिस्ट के अंदर 3 2 और 4 पड़ा होगा, 3 4 और 2 पड़ा होगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं, इसका आंसर बताओ भैया। हमारे पास एक फंक्शन है एफ नाम का, तो पी क्यू आर एस में वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसी में मैं एडिट करता जाऊंगा। एफ में पड़ा है 5 10 और 15, तो 5 10 और 15 हमने यहाँ पे कॉल करा, तो पी की वैल्यू हो गई 5, क्यू की वैल्यू हो गई यहाँ पे 10 और आर की वैल्यू हो गई हमारी 15। अब ग्लोबल एस, तो यहाँ पे ग्लोबल एस की वैल्यू क्या है, ग्लोबली एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 4 है, तो ग्लोबल एस मान लो कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इसकी वैल्यू हो गई 4। पी में वैल्यू 10 है, क्यू में 20 हो गई, आर में 30। असाइन कर रहे हैं, नई नई वैल्यूज असाइन हो रही। एस में वैल्यू पहले 4 थी, वो हो गई 40। हमसे कह रहे हैं प्रिंट करो पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस क्या प्रिंट होगा, 10 20 30 और 40, सिंपल। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10 20 और 30 और 40। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते कहते हैं इसका आंसर बताइए। एक्स में वैल्यू पड़ी है 5, मेरे पास एक फंक्शन है f1 नाम का, दूसरा मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे f2 नाम का। ये देखो यहाँ पे दो फंक्शन है। हमसे कह रहा है f1 को कॉल करो, मैंने f1 को कॉल करा, मैं इधर आया, ये दो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कह रहा है ग्लोबल x की वैल्यू यूज कर लो। ग्लोबली x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो कह रहा है उसको यूज करो, तो x की वैल्यू कर दो 4। तो पहले ग्लोबली x की वैल्यू 5 थी, बट उसको इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू कर दी 4। तो ग्लोबली मेरी वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर हमसे कहता है टोटल में क्या रख दो, f2 में 1 2 पास करो, फंक्शन 2 में f1 और 2 पास करो, जो आंसर है उसको टोटल में रख देना। f2 में 1 2 पास करा, a में वैल्यू गई 1, b में वैल्यू गई 2। ग्लोबल ऑफ x, ग्लोबल x में वैल्यू पहले 5 थी, अभी 4 हो गई है, तो यहाँ पे वैल्यू यूज होगी 4। हमें ये क्या वापस दे रहा है, a प्लस बी प्लस एक्स, तो ए बी की वैल्यू है 1 और 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 6 7। तो 7 हमें यहाँ से वापस मिल गया, 7 जाके हमारे टोटल में जाके सेव हो गया, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 7 आ गया। अब प्रिंट कर रहा है टोटल, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7, सिंपल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अभी आपको यहाँ पे टोटल 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे प्लेसमेंट टाइप MCQs के हमारे। तो बहुत ही आसान थे सारे क्वेश्चन, अगर मान लो कुछ ना है तो बता देना मुझे।